कहानी की शुरुआत 1970 के समय से होती है, जहां एक कपल अपनी बेटी नार्ट की तबीयत को लेकर काफी परेशान था। तभी अचानक उन्हें अंदर से नार्ट के चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि नार्ट जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसका पेट फूलता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी फूलने लगती है और कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगी थी, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। तभी सीन शिफ्ट होता है एक और फैमिली पर, जिसमें एक कपल के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम यी, बीच वाली का याम और सबसे बड़ी यार्ड। और बेटों में सबसे छोटा योड, बीच वाले का नाम योस और सबसे बड़ा याक। और उनके पास एक फार्म होता है जिससे उनका गुजारा होता था। अब अगले दिन जब वो तीनों बहनें स्कूल जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है, जो देखने में एक भूतिया घर जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद वो स्कूल पहुंचती हैं, जिसमें नर्ट भी पढ़ा करती थी। अब लंच के दौरान वो तीनों कुछ अजीब तरह के स्केच देखने लगती हैं, जो कि नर्ट ने मरने से पहले बनाए थे, जो देखने में काफी डरावने थे। अब वापस घर जाते वक्त वो तीनों बहनें रुककर उसी पेड़ को देखने लगती हैं। इस दौरान उन्हें उस पेड़ के पास एक भूतिया जैसी औरत दिखाई देती है, जो उनकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल दे रही थी, जिसे देखने पर वो तीनों बहनें डर के मारे वहां से भागने लगती हैं। इस दौरान उनका भाई योड भी उन्हें डराने के लिए वहां आ गया था, लेकिन उनकी हालत देखकर उसे तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उन्हें सेफली घर लेकर जाता है। अब रात के वक्त वो सभी मेले में जाते हैं, जहां वो सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। खैर, उस दौरान उन सबके बीच उन्हें अपने बड़े भाई की कमी महसूस हो रही थी, जो काम की वजह से बाहर गया हुआ था, जिसे वो सब काफी ज्यादा मिस करते हैं। एंजॉय करते वक्त यी को फिर से वही भूतिया औरत दिखाई देती है, जो उसे उस पेड़ के पास दिखाई दी थी। अभी भी वो भूतिया औरत यी को देखकर फिर से स्माइल कर रही थी, जिसे देखकर यी काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर बाकी सभी लोगों को उसके बारे में बताने लगती है। लेकिन सबको लगता है कि शायद उसने कुछ और देखा है, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन वहीं याम और यार्ड ने भी उस औरत को देखा था। तब वापस घर जाने के बाद रात में वो दोनों उस औरत के बारे में बात करने लगती हैं। अगले दिन या काम से फ्री होकर वापस घर लौट आया था। सब भाई बहन अपने बड़े भाई को देखकर काफी खुश थे। और अब रात के वक्त जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनके फादर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले हैं और हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, जबकि याद बहुत हंसमुख इंसान था। इसी बात को लेकर याक और उसके पिता के बीच बहस होने लगती है। अब रात के वक्त जब यार्ड और याम अपने रूम में सो रही थीं, तभी याम को लगता है कि शायद उनके रूम में कोई है, लेकिन जब वो उठकर ठीक से चेक करती है तो वहां उनके अलावा कोई और नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत ही डरावना, एक बिगड़े हुए चेहरे वाला घोस्ट खड़ा था। कुछ ही देर में यार्ड की भी आंख खुल गई थी। वो देखती है कि याम रूम से बाहर जा रही है। तब वो उसका पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाती है, जहां याम अजीब तरह से किचन में बैठी हुई थी और यार्ड को देखकर क्रीपी स्माइल कर रही थी। यार्ड उससे वापस रूम में चलने के लिए कहती है। तभी अचानक वहां रखा रेडियो स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर यार्ड को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर वो उसे बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो घूम कर देखती है, याम तुरंत ही उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर यार्ड काफी ज्यादा डर गई। जिसके बाद याम उससे कहती है कि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो किचन में आई थी, और इतना कहकर वो वापस से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब जब यार्ड उसके पास आकर उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, तब वो उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती। तभी अचानक यार्ड को कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनते ही वो बेहोश हो गई। अगले दिन हम मुन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि उस फैमिली के फार्म में ही काम किया करता था। वो डरते हुए सीधा यार्ड के पिता के पास आता है और उनसे अपना हिसाब करने के लिए कहता है। साथ ही वो उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना होगा, क्योंकि फील्ड में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में वो उन्हें नहीं बताता। अब उसने क्या देखा था ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब आगे हम यार्ड को देखते हैं, जो कि यान से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन यान उसके साथ अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। और जब उनकी माँ उनके पास आती है, तब यान उल्टा उसी की शिकायत कर देती है कि वो उसे परेशान कर रही है और साथ ही बीमार होने का बहाना भी करने लगती है। इस वजह से यार्ड को उसकी मॉम डांटने लगती है। यान के अजीब बिहेवियर को देखकर यार्ड को समझ नहीं आता कि उसे अचानक ये क्या हो गया, और उसकी छोटी बहन ये भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। कुछ देर बाद यार्ड के माता पिता किसी काम से एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहे थे। तब वो याक को घर की सारी जिम्मेदारी और अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यार्ड और याक और बाकी सबको लग रहा था कि शायद यान की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए योस पास के ही एक डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाता है। हालांकि उस डॉक्टर के हिसाब से यान बिल्कुल ठीक थी,
लेकिन यार्ड और याक को अभी भी यान के बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है। अब रात के वक्त यार्ड याक को उस आवाज के बारे में बताती है जो उसे रात में सुनाई दे रही थी। याक उससे कहता है कि उसे भी रात में वैसी ही आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अभी के वक्त वो उसे सोने के लिए रूम में भेज देता है और खुद बाहर बैठकर पहरा देने का डिसाइड करता है। फिलहाल यार्ड रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है कि तभी यान वापस से रूम से बाहर जाने लगती है। यान को बाहर जाता देख यार्ड उसका पीछा करने की कोशिश करती है कि तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई देने लगती है। तब यार्ड अपने हाथ पर जोर से काटती है ताकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और उसे वो आवाज सुनकर नींद न आए। जिसके बाद वो याक के रूम में जाकर उसे बताने का सोचती है, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। तब उसे याद आता है कि वो तो बाहर पहरा दे रहा है, लेकिन इतने में ही उसे बाहर से कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनने के बाद वो सबसे पहले यी के रूम में जाकर उसे सेफ जगह छुपा देती है। अब बाहर आने के बाद वो देखती है कि याक को एक ब्लैक ड्रेस वाली परछाई काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और याक उस पर शूट कर रहा था। तभी उसके पास योड और योस भी आ जाते हैं, जो यान को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें यान मिल जाती है, जिसे लेकर वो वापस अपने घर आ गए थे। वापस घर आने के बाद किसी को भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। तब याक यार्ड को बताता है कि वो योस और योर्ड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसे वही आवाज सुनाई दी जो कि यार्ड को सुनाई देती थी, जिसे सुनने के बाद योस और योर्ड भी सो गए थे। तभी अचानक उसे यान बाहर जाते हुए दिखाई दी। इससे पहले कि वो उसके पीछे जाता, इतने में उसे भी नींद आने लगी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को लैंप से जला लिया था ताकि उसे नींद न आए। जिसके बाद उसने योर्ड और योस को नींद से जगाया और अकेले ही यान को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया था। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें लगता है कि शायद उनके आसपास कोई है, लेकिन ठीक से चेक करने पर वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। अगले दिन उनके माता पिता भी वापस आ गए थे। यार्ड चाहती थी कि वो उन्हें कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बता दे, लेकिन याक उससे कहता है कि वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। इधर यार्ड जब अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटा रही थी, तब यान भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन यार्ड कहती है कि अभी उसे आराम करना चाहिए, जिस वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत चोरी से यान के रूम में घुसकर उस पर हमला कर देती है। हमले के दौरान वो यान का एक दांत तोड़कर उसे खाने लगती है, जो देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि कोई किसी का दांत तोड़कर कैसे खा सकता है। अब उसके जोर से चिल्लाने पर यार्ड और उसकी माँ तुरंत ही उसके रूम में आ जाती हैं, जो किसी तरह यान को उस बूढ़ी औरत से बचा लेती हैं। और तभी मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से फरार हो जाती है। जिसके बाद यान उन सभी को दिलासा देता है कि वो यान को कुछ नहीं होने देगा। और फिर वो एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम सर्जेंट पैफन था। पैफन को यान जैसे लोगों की हालत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन उस दौरान यान उसके चेहरे पर कुछ थूक देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब पैफन समझ गया था कि यान को किसी बुरी एंटिटी ने अपने काबू में कर रखा है, और वो वही एंटिटी होती है जिसने कहानी की शुरुआत में नाट को अपने काबू में करने की कोशिश की थी। तब वो उन्हें उसी बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जिसने कुछ देर पहले यान पर हमला किया था। उसका नाम चीला था, जो ब्लैक मैजिक किया करती थी, और उसने कई सारी बुरी एंटिटीज को इस दुनिया में बुला रखा था ताकि वो लोगों की बॉडी में रहकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और शायद कहीं ना कहीं मुन ने भी इसी बूढ़ी औरत को देखा था, जिसके बारे में उसने याक के पिता को नहीं बताया था, जिसे देखने के बाद वो उस जगह को छोड़कर चला गया था। तभी पैफन को नाट के घर का पता चल जाता है, और क्योंकि नाट की मौत के बाद उसके पेरेंट्स अपने घर को छोड़कर चले गए थे, इसलिए पैफन को यकीन था कि चीला फिलहाल नाट के घर में ही होगी। इसलिए वो तुरंत ही याक को अपने साथ चीला के पास ले जाता है, जहाँ जाने पर वो देखते हैं कि चीला ब्लैक मैजिक कर रही थी, और देखने में वो जगह बहुत ही डरावनी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, चीला बहुत जोर से बैम्बू में अपना सर मार लेती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, और उसका सर देखने में नाकाबिले बर्दाश्त था। अब जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं, तब पैफन उसे बताता है कि चीला यान के दांत का इस्तेमाल करके एक तरह का रिचुअल कर रही थी, ताकि वो एंटिटी अब उसके अंदर से यान के अंदर आ सके। वो एंटिटी हमेशा एक ऐसा होस्ट चुनती थी जिसे कोई बीमारी ना हो और तंदुरुस्त हो, और क्योंकि चीला काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अब उस एंटिटी ने यान को चुना था, जो कि उस एंटिटी के हिसाब से एक बढ़िया होस्ट थी। इतना सब कुछ जानने के बाद याक डर जाता है कि कहीं वो एंटिटी उसकी बहन को अपने काबू में न कर ले, इसलिए घर जाने के बाद वो सबको रात में पहरा देने के लिए कहता है ताकि वो यान की उस एंटिटी से हिफाजत कर सकें।
लेकिन रात के 2 बजते ही सबको फिर से वही आवाज आने लगती है और उस आवाज को सुनकर सबको नींद आने लगी थी। तब किसी तरह से याक अपने हाथ को आग के ऊपर रखकर नींद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आवाज इतनी तेज थी कि वो खुद को उस आवाज से नहीं बचा पाता। पर इस बार यार्ड पहले से ही तैयार थी और वो किसी तरह खुद को नींद आने से बचा लेती है, जिसके बाद वो सबसे पहले याक को उठाती है और उसे यान के बारे में बताती है कि वो उन्हीं पेड़ों की तरफ गई है। तब याक अपने दोनों भाइयों को उठाता है और यार्ड को यी की सेफ्टी के लिए उसके पास जाने को कहकर खुद यान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इतने में ही उसके पिता भी वहां आ गए थे, जिन्हें वो उस एंटिटी के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन हम तो पहले से ही जानते हैं कि उसके पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें ऐसी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। तब वो गुस्से में आकर याक को थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके घर की छत पर बहुत तेजी से कुछ पत्थर गिरने लगे, जो देखकर उसके पिता को लगने लगा था कि शायद याक कहीं न कहीं सच बोल रहा है। जिसके बाद याक भागते हुए फार्म की तरफ जाने लगता है, जहां वो उसे एंटिटी मिल जाती है। लेकिन वो एंटिटी उसके माइंड के साथ खेलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसकी मोम बनकर उसके सामने आ गई थी। याक को लगता है कि वो उसके इमोशन के साथ खेल रही है और गुस्से में आकर वो उस पर शूट कर देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। याक वापस से उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो किसी न किसी तरह उस एंटिटी को खत्म कर सके। इस बार वो एंटिटी फिर से उसके सामने आ गई थी, लेकिन याक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में वो उसकी मॉम तो नहीं है। याक इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और अब जैसे ही वो शूट करने वाला होता है कि तभी योड वहां आकर उसकी गन को ऊपर की तरफ कर देता है, क्योंकि इस बार याक के सामने उसकी रियल मॉम थी और याक के हाथों एक बहुत बड़ा पाप होने से बच जाता है। अब वापस से उन सभी ने किसी न किसी तरह यान को ढूंढ लिया था। इधर वो एंटिटी यी और यार्ड को घर के अंदर इमोशनली काफी परेशान कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहां पर बाकी सब भी पहुंच गए थे, जिन्हें देखकर वो एंटिटी वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन हम पैफन को देखते हैं, जो अपने साथ पुत नाम के एक आदमी को लेकर आया था। पुत ऐसी बलाओं को भगाने में माहिर था, इसलिए वो याक की हेल्प करने के लिए उसके घर को चेक करने लगता है। लेकिन उसको ऐसा करता देख याक को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो पहले उसकी बहन की हालत देखे। तब पुत उनके घर के बाहर एक सिंबल बनाकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी उंगलियों पर कुछ लगाकर यान को छूता है, जिससे उस एंटिटी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसलिए वो यान होने का नाटक करके रोने लगती है। अब माँ तो माँ होती है, यान को दर्द से तड़पता देख उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो पुत को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और यान को गले से लगा लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एंटिटी उस पूरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही थी। जिसके बाद पुत उन बैम्बू के पेड़ों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए उन्हें ये पेड़ काट देने चाहिए। लेकिन याक के पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फार्म में लगे इन पेड़ों से काफी लगाव था। लेकिन सबके समझाने के बाद उसके पिता मान जाते हैं, जिसके बाद याक अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर उन पेड़ों को काट देता है, जिन्हें काटने के बाद उन सबको वहां से बहुत बुरी गंध आ रही थी। चेक करने पर वो देखते हैं कि वहाँ काफी सारे इंसानों के ऑर्गन्स पड़े थे जो अब सड़ने लगे। लेकिन इतने में ही यान भी वहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुत ने इन पेड़ों को कटवा दिया है, इसलिए वो वहां पहुंचते ही उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन किसी तरह पुत उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद याक उन पेड़ों और ऑर्गन्स में आग लगा देता है। ये सब कुछ होने के बाद पुत उनसे कहता है कि उन्हें तुरंत ही यान को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यान को उस एंटिटी के निकलते ही डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है और फिलहाल के लिए उसने एंटिटी को थोड़ा कमजोर कर दिया था। तब रास्ते में जाते वक्त पुत उन्हें बताता है कि उस एंटिटी ने सबसे पहले नार्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके बीमार होने की वजह से वो उसके लिए एक अच्छी होस्ट नहीं थी। जिसके बाद उसने अपना अगला टारगेट यी को बनाया था, लेकिन वो भी थोड़ी बीमार थी। तब आखिर में उसने यान को अपना निशाना बनाया, जो कि उसके लिए एकदम परफेक्ट होस्ट थी और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। हालांकि कुछ साल पहले उसे एक बीमारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसे आज तक और कोई बीमारी नहीं हुई और अब कुछ ही देर में यान जागने वाली थी। इसलिए पुत याक को कुछ स्पेशल बुलेट्स देता है, जो कि सिर्फ उस एंटिटी को खत्म करने के लिए थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि यान उठने के बाद उन सभी के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगी और उन्हें अलग अलग तरह के विजन्स दिखाएगी, इसलिए किसी भी हालत में उन सबको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। अब जैसे ही यान जागती है, वो सबको अलग अलग तरह के विजन्स दिखाने लगी थी, लेकिन पुत ने इस बारे में सबको पहले ही बता दिया था, इसलिए सभी पहले से ही तैयार थे। अब गाड़ी चलाते वक्त याक को लगता है कि उसकी कार में उसके अलावा और कोई नहीं है और उसकी बहन को उस एंटिटी ने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। जिसके बाद वो एंटिटी उसकी पूरी फैमिली को बीच रास्ते में खड़ा कर देती है।
जिसे देखकर याक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हालांकि उसे पता था कि वो सब इल्यूजन है और इतने में पुत भी वापस से जाग गया था, जो कि सब कुछ संभाल लेता है। इसलिए याक गाड़ी नहीं रोकता और इल्यूजन्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच पुत का ध्यान यान से हट गया था और इसी बात का फायदा उठाकर यान पुत की उंगलियों को काट लेती है, जिससे कार डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने पर सिर्फ पुत ही था जिसकी मौके पर मौत हुई। और कुछ देर बाद याक की भी आंखें खुल गईं। तब वो देखता है कि यान ने उसकी गन को अपने हाथ में पकड़ रखा है। याक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो पेफन को शूट कर देती है और अब वो अपनी मां पर भी शूट करने वाली होती है। तभी याक किसी तरह एक खंजर उसके हाथ में मार देता है, जिससे वो एंटिटी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो एंटिटी सिर्फ उसी बॉडी में रहती है जिसमें कोई खराबी ना हो। और अब यान का एक हाथ बेकार हो चुका था, जिसके बाद याक पुत की दी हुई स्पेशल बुलेट्स को अपनी गन की मदद से उस एंटिटी पर शूट करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में उस एंटिटी को खत्म करना चाहता था। और वो एंटिटी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब कुछ देर बाद वो सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अगले दिन जब यान को होश आता है तब उसे पिछली रात जो हुआ कुछ भी याद नहीं था। तब यार्ड उससे आराम करने के लिए कहती है और बाहर जाकर इस बारे में याक से बात करने लगती है। याक बताता है कि पुत और पैफन ने अपनी जान देकर उसकी बहन की जान बचाई है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। और अब कुछ देर बाद जब वो वापस से यान के पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि यान अपने दांत को उखाड़ रही थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में नाट को करते हुए देखा था। मतलब साफ था कि वो एंटिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है और यान अभी भी पोजेस्ड है। और तभी हम देखते हैं कि यान का पेट भी नाट की तरह फूलने लगा था और देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी पूरी बॉडी ब्लीड करने लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जो देखकर हमें समझ आता है कि वो एंटिटी अपने पिछले होस्ट को यूज करने के बाद उसे खत्म कर देती थी, जैसे कि नाट, चीला और अब यान। और अब आगे पता नहीं कौन कौन उसका शिकार होने वाले हैं। कुछ दिन बाद हम याक को देखते हैं, जिसे अपनी बहन को खोने का बहुत ज्यादा अफसोस था और साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा भी। इसलिए वो उसी भूतिया पेड़ के पास जाता है जो कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। तब गुस्से में वो उस भूतिया जैसे दिखने वाले पेड़ को काट कर उसमें आग लगा देता है और साथ ही कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि इसका पार्ट 2 भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो तो हम जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, इसलिए कमेंट करें पार्ट 2। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।